हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इजी भी हैं और हार्ड भी हैं। तो लेट्स पार्टिसिपेट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल इलनेस? डायबिटीज़, एंजाइटी, फ्लू एंड ऑल। सोच लीजिए और फिर इसका आंसर मुझे बताइए। सोचिए, जल्दी जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। सर फ्लैश होने वाला है, जल्दी कीजिए। और ये ना सोचें कि आगे भी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बट इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कीजिए। इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी है। तीनों ही बीमारियां रियल इलनेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। द डिप्रेशन अकर्स एट अ रेट ऑफ अबाउट अमंग पेशेंट विद क्रोनिक लिवर डिजीज़। 5%, 10%, 20%, 30% और 50%। कितने परसेंट लिवर डिजीज़ के साथ में डिप्रेशन की रेट हो सकती है? जल्दी से आंसर लगाइए। लाइव चैट विंडो में सभी आंसर दीजिए। क्या लग रहा है आपको, कितने परसेंट लिवर डिजीज़ वालों में डिप्रेशन हो सकता है? ये क्वेश्चन है। सोचिए और आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा टाइम मिलेगा। सोचिए और आराम से आंसर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, फीडबैक दीजिए मुझे जल्दी से, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, डी 30%, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। विच ऑफ दीज सिम्टम कैन हैपन इफ़ यू आर डिप्रेस्ड? डोंट फील हंग्री, या फिर हंग्री ऑल द टाइम, या फिर ऑलवेज टायर्ड, या फिर ऑल। सोच लीजिए और आंसर बताइए। देखिए, डिप्रेशन का मरीज अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ सिम्टम शो करता है। वो भूखा भी रह सकता है, भूखा ज़्यादा भी खाना खा सकता है और थका हुआ भी फील कर सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर भी डी है, यानी तीनों ही लक्षण डिप्रेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह न लें। हमें डिप्रेशन के 3 चीज़ें सीखने को मिल गई। वो ज़्यादा भी खा सकता है, वो भूखा भी रह सकता है और वो थका हुआ भी फील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है या इसके बारे में क्या सही है? वेदर द पेशेंट इलनेस इज डिमिनिशिंग, वेदर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेल बींग आर इम्प्रूविंग, कैन प्रिडिक्ट रेजिलेंस, कैन प्रिडिक्ट वुलनरेबिलिटी, या फिर द नीड फॉर ड्रग ट्रीटमेंट। सोचिए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट कीजिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आ गए हैं, तो जल्दबाजी ना करें। पेशेंट की इलनेस ख़त्म हो रही है, इस चीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पेशेंट की वेलबींग इम्प्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब प्रिडिक्ट रेजिलेंस होता है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है वुलनरेबिलिटी प्रिडिक्ट करना होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फिफ्थ बोल रहा है कि किस ड्रग के ट्रीटमेंट, मतलब किस इलाज के लिए कौन सी ड्रग की ज़रूरत है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आप समझ गए होंगे, मैंने मीनिंग भी समझा दिया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगा। ये आपका ही मेंटल लेवल पे आपको ही आंसर सेलेक्ट करना है, क्योंकि इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आपको ही फेस करने हैं क्वेश्चन। तो मुझे बताइए जल्दी से, ताकि हम इसका आंसर की तरफ बढ़ें। टाइम स्टार्ट है आपका, 10 से 15 सेकंड मिलेंगे आपको। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी, फास्ट, हरी अप, आंसर बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर बताइए। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को बाद में देख रहे हैं, जो लाइव नहीं आए हैं वीडियो में,
वो अपने कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। देखिए बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को टाइप करने में, इस वीडियो को बनाने में, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और ये क्वेश्चन जनरली आपको बुक में मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए कोशिश करें कि हम सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं इनका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेल बींग आर इम्प्रूविंग, कि पेशेंट की वेल बींग इम्प्रूव हो रही है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, वेलबींग यानी स्वास्थ्य को इंप्रूव करना, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम मिडिल एडोलसेंस अप अंटिल द मिडिल 30s व्हाट आर द थ्री लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल 2010। थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यूनाइटेड स्टेट का कौन सी उम्र से, मिडिल एडोलसेंस से 30 साल तक, क्या है सबसे मोस्ट थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए। हार्ट डिजीज़, अनइंटेंशनल इंजरीज, सुसाइड है, या फिर कैंसर, अनइंटेंशनल इंजरी, सुसाइड है, या फिर कैंसर, सुसाइड और होमिसाइड है, या फिर अनइंटेंशनल इंजरी, होमिसाइड, सुसाइड। आप सोचिए अपने दिमाग से, एलिमिनेट कीजिए। 5 ऑप्शन है, पूरा टाइम मिलेगा, जल्दबाजी नहीं करें आंसर देने में, कम से कम 20 से 30 सेकंड दूंगा मैं आपको सोचने के लिए। आंसर सभी लोग लगाएं लेकिन। मिडिल अडोलसेंस यानी 15-16 साल के आसपास से लेके 30 साल तक, थ्री लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, कौन कौन से 3 ऐसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के सीडीसी डिपार्टमेंट 2010 की रिपोर्ट के अनुसार। टाइम अप होने वाला है, 5 सेकेंड्स मोर, आंसर सेलेक्ट कीजिए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, अनइंटेंशनल इंजरी होना, होमिसाइड यानी कि मर्डर या किसी का खून कर देना, और सुसाइड यानी कि आत्महत्या। ये तीनों यूनाइटेड स्टेट के 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं 15 से 30 साल के बीच में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सरप्राइजिंग भी है कि सुसाइड, होमिसाइड और अनइंटेंशनल इंजरी, दिस आर द 3 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 2010 की रिपोर्ट के अनुसार। तो आंसर है इसका डी। कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट। ग्रीफ वॉज डिस्कस एज अ प्रोसेस दैट कैन अप टू 5 years टू एडजस्ट आफ्टर डेथ। 5 साल तक ले सकती है ग्रीफ, एक ऐसी प्रोसेस है जो डेथ के बाद में एडजस्ट करने के लिए, कोप अप करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीफ, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है इस ड्यूरेशन ग्रीफ के को। तो आप खुद ही समझिए और कोशिश करें, खुद ही क्वेश्चन पढ़ें, खुद ही समझें और खुद ही ऑप्शन समझें और खुद ही आंसर लगाएं। शुरू करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। लेवल ऑफ एजुकेशन, वंस ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी, अटैचमेंट स्टाइल एंड वंस ओन फिजिकल हेल्थ। कोशिश करें, एलिमिनेट करें एक एक करके। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो इस ग्रीफ की प्रोसेस का ड्यूरेशन बढ़ाने वाला फैक्टर कौन सा है, आइए देखते हैं। डी इज़ द राइट आंसर, अटैचमेंट स्टाइल। देखिए किसी इंसान से हमारा कितना अटैचमेंट है, क्या पैटर्न है उस अटैचमेंट का, क्या रिलेशन है उस इंसान से, ये सबसे ज़्यादा फैक्टर प्रभावित करता है कि हम उस इंसान की ग्रीफ प्रोसेस से कितना देर और जल्दी से हम उससे कोप अप कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हमारा अटैचमेंट फिगर है जो हम, जिसके हम बहुत क्लोज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा, अप टू 5 years तक ये ग्रीफ प्रोसेस हो सकता है और डिप्रेशन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बाकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फिजिकल हेल्थ भी हैं, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Chronic pain is not limited to adults. Infant and children are also susceptible. What is the most common chronic pain complaint of children and adolescents? Stomach pain, musculoskeletal, headache, toothache and backache. आराम से समझें क्वेश्चन क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझना है आपको, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है और आपको ही समझना होता है। तो आप स्टार्ट कीजिए, टाइम दूंगा, पूरा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट करें, 30 सेकेंड्स। मोस्ट कॉमन क्रोनिक पेन कंप्लेन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। स्टोमक पेन, मस्कुलोस्केलेटल, हेडेक, टूथैक, बैक पेन। आसान क्वेश्चन है, सोचिए, आंसर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स। चलिए शुरू कर रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, हेडेक। एडल्ट भी हेडेक मोस्ट कॉमन कंप्लेन करते हैं, लेकिन बच्चे भी करते हैं। बच्चे जैसे यंग चिल्ड्रन या एडोलसेंस की बात करें 12 से 18 साल, तो वो भी हेडेक की मोस्ट कॉमन कंप्लेन देते हैं। आप लोगों के दिमाग में हो सकता है स्टोमक पेन आया हो कि बच्चे पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। एडोलसेंस या जैसे ही वो यंग चिल्ड्रन 9-10 साल 11 साल की तरफ बढ़ेगा, छोटे बच्चे 5-6 साल तक कर सकते हैं स्टोमक पेन, बट फिर भी मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन आती है वो होती है हेडेक। चिल्ड्रन में, एडोलसेंस में, एज वेल एज एडल्ट्स में भी माइग्रेन की प्रॉब्लम आपने सुना होगा। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए एक इजी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। व्हाट डिजीज अराइजेज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज? डैमेज दैट दिस कॉजेज टू न्यूरॉन्स एंड ग्लिया। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लिवर, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया। केवल 20-25 सेकंड दूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है और लगभग आप सभी ने सॉल्व कर रखा है। स्टार्ट कीजिए। आंसर दीजिए, फीडबैक दीजिए, जो भी लग रहा है। क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से जो न्यूरॉन और गिलिया डैमेज होते हैं, उनकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? शुरू करते हैं। आप सभी समझ गए होंगे, अल्कोहल ज़्यादा पीने से कॉर्साकॉफ डिमेंशिया हो जाता है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, जिसमें मेमोरी डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जिसके साइन एंड सिम्टम अफेजिया, अप्रेक्सिया एंड अग्नोजिया होते हैं। 3 क्लासिकल साइन होते हैं, अफेजिया, अप्रेक्सिया एंड अग्नोजिया। तो द राइट आंसर इज ए, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। अल्कोहल अब्यूज़ के लिए जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। शुरू करते हैं। एक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सेल्फ ब्लेम इज। सेल्फ ब्लेम का कॉमन साइड इफेक्ट इनमें से क्या हो सकता है? स्टार्ट करें, सोचें, 30 सेकेंड, एलिमिनेट करें। हैप्पीनेस एंड रिलीफ, डिप्रेशन गिल्ट, डिप्रेशन रिलीफ, एंगर एंड डिप्रेशन, एंगर एंड अवॉइडेंस। सोचिए, आंसर दीजिए जल्दी से, मुझे टाइम अप होने वाला है, जल्दी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेल्फ ब्लेम, जब कोई इंसान खुद पे ब्लेम करता है तो सबसे ज़्यादा उसे जो परेशानी आ सकती है वो हो सकता है कि वो गिल्ट फील करने लग जाए, डिप्रेशन फील करने लग जाए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है। देखिए, एंगर एंड अवॉइडेंस वो कर सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो उसे परेशानी होगी, खुद ब्लेम कर रहा है अपने आप को किसी क्राइम के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली जो इंसान पहले गिल्ट में जाता है और गिल्ट के बाद जो सीवियर कंडीशन आ सकती है उसे डिप्रेशन हो सकती है। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ? बी। आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ ए पेशेंट सेंसेज देयर डॉक्टर इज नॉट टेकिंग देयर कंसर्न सीरियसली, द ट्रीटमेंट्स में। अगर किसी पेशेंट को लग रहा है कि डॉक्टर उसका इलाज ठीक से नहीं कर रहा है या सीरियसली नहीं ले रहा है उसके ट्रीटमेंट को, तो इससे ट्रीटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शंस हैं सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव, स्लाइटली मोर इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, या हाउ द पेशेंट फील इन रिलेशन टू द डॉक्टर। एक्चुअली इसका कोई नो इम्पैक्ट ऑन ट्रीटमेंट इफेक्टिसी, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि ट्रीटमेंट का इस चीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका स्टार्ट होता है समय अब, और अच्छा क्वेश्चन है,
तो आराम से एलिमिनेट कीजिए, दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी मरीज को ऐसा लग रहा है कि उसका ट्रीटमेंट सीरियसली नहीं ले रहा है डॉक्टर, तो इससे ट्रीटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई पेशेंट ऐसा सोचता है कि मेरा इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा, तो इंसान की जो सेल्फ विल पावर है, ठीक होने की जो इच्छा शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो ए और बी तो हट जाएंगे, मोर इफेक्टिव तो हट जाएंगे। ट्रीटमेंट कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक मरीज ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा या उसके मन में ही एक ऐसा परसेप्शन है कि इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा। तो ए और बी तो। डी इनइफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि इलाज पूरी तरह से इनइफेक्टिव होगा, ये भी नहीं हो सकता। और इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रिलेशन तो है। रिलेशन ये है कि अगर एक तरफा इलाज चल रहा है और मरीज खुद इस परसेप्शन को लेके बैठा है कि मेरा इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये लेस इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। सही आंसर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोसेस डिस्टिंग्विशेज मैलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सोच समझ के आंसर दीजिए। टाइम स्टार्ट होता है कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस किस चीज़ से पता लगता है? उस ट्यूमर की ग्रोथ की रेट से, साइज से, लोकेशन से, मेटास्टेसिस से, या दोनों चीज़ें सेम हैं? नथिंग दे आर द सेम थिंग। सोचिए और आंसर दीजिए। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी जानते हैं। मैलिग्नेंट सीवियर होता है, बिनाइन स्टार्टिंग की फेज होती है। लेकिन इस ट्यूमर की ग्रोथ किस रफ्तार से हो रही है, रेट क्या है, इस पर, इस चीज़ से ये डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते, क्योंकि रेट तो बिनाइन की भी तेज़ हो सकती है और मैलिग्नेंट की भी फैलने की दर तेज़ हो सकती है। साइज़, दोनों का साइज़ डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है इस चीज़ को, क्योंकि साइज़ में ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल डिफरेंस हो। लोकेशन, लोकेशन तो कर ही नहीं सकती कि कहीं भी हो सकते हैं। बिनाइन भी ब्रेन में भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी ब्रेन में हो सकता है, लिवर में भी बिनाइन हो सकता है, लिवर में मेलिग्नेंट भी हो सकता है। लोकेशन मतलब इस बात में डिस्टिंग्विश नहीं करती है, और दोनों में अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मेटास्टेसिस यानी कि वो कितना फैला हुआ है, उसका एरिया की जगह से, सपोज कि वो लिवर से गाल ब्लैडर तक फैल गया है, या कितना वो मेटास्टेसाइज हुआ है, इस बात पर बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? डी इज़ द राइट आंसर, मेटास्टेसिस इज द राइट आंसर। तो ये आज की कुछ एक कोशिश थी। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हाँ, और इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइव, अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ या और अच्छे लेवल के, वही रेगुलर क्वेश्चन नहीं जो हर जगह गाइड में भरे पड़े हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं लाइव सेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ, क्योंकि इसमें तो 5-7 क्वेश्चन ही बस, कितने हमने आज 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 12-13 क्वेश्चन। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर मुझे फीडबैक मिलेंगे तो डेफिनेटली हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।